हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। दीपक सानन कमेटी की जो फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है और इस फाइनल रिपोर्ट में उन्होंने क्या सुझाव दिए हैं, किस तरह से एग्ज़ाम होगा, किस तरह से नहीं होगा, इस वीडियो में हम डिटेल में ये डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मोटे मोटे अगर 3 पॉइंट जो है, सबसे पहले तो ये है कि हर साल एक CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जिसकी जो वैलिडिटी है, वैधता है 3 साल होगी। और जैसे डिफरेंट एग्ज़ाम होते थे, उसके बजाय अब कम एग्ज़ाम होते थे। 100 के बजाय 20 के आसपास परीक्षाएं होंगी, मतलब जो पर्टिकुलर टेक्निकल स्पेसिफाइड पोस्ट हैं। तो क्या ये सारी रिपोर्ट है, इसको हम डिटेल में अभी पढ़ते हैं और आपको मैं डिटेल से पॉइंट बाय पॉइंट समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिमाचल में राज्य चयन आयोग को फंक्शनल करने और क्लास 3 की भर्तियों को लेकर बनाई गई दीपक सानन की कमेटी की रिपोर्ट जो है आ गई है। शुक्रवार को कार्मिक विभाग के सचिव डॉक्टर अमनदीप गर्ग को ऑनलाइन ये रिपोर्ट भेज दी गई है। तो ये ऑनलाइन रिपोर्ट भेज दी गई है। इस पर अब अगला कदम राज्य सरकार को उठाना है, यानी कि दीपक सानन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है और अब जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है पावर्स है कि वो उसको लागू करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। सरकार राज्य चयन आयोग हमीरपुर में बन चुका है, लेकिन इसे फंक्शनल करना अभी बाकी है। इस रिपोर्ट में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की सिफारिश की गई है, जिसकी वैधता 3 साल रहेगी। इसे हर साल पहले से तय तिथियों पर किया जाएगा। इस टेस्ट को पास करने वाले अभ्यर्थी ही एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो सबसे पहली बड़ी बात यह है कि एक आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। ये साल में सिर्फ एक बार ही होगा। जैसे आपका आप टेट का एग्ज़ाम होता है, उस तरह का एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। और जो इस टेस्ट को पास करेगा वही जो आगे एडवर्टाइजमेंट की पोस्ट के लिए, पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होगा, वो आगे CBT2 दे पाएगा। तो पहली बात ये कि आपको सब जितने भी कैंडिडेट हैं जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले उनको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा, वो पास करना होगा। ये साल में एक बार होगा और इसकी वैलिडिटी 3 साल होगी। दूसरी स्टेज का भर्ती एग्ज़ाम भी पोस्ट कोड या पद के बजाय शैक्षणिक योग्यता के आधार पर होगा, यानी कि जिन पदों के लिए ग्रेजुएशन योग्यता है उनका एग्ज़ाम अलग होगा, जिनके लिए +2 है उनका अलग। इससे कई विभागों के पदों को भरने की परीक्षा एक साथ हो पाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य चयन आयोग में आवेदन सिर्फ ऑनलाइन होंगे और कैथर बैंक अप्रोच से काम होगा। दीपक सानन कमेटी ने सिफारिश की है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट थर्ड पार्टी द्वारा कराया जाएगा। यानी कि सेकंड पॉइंट ये है कि आपका जो है अलग डिफरेंट एग्ज़ाम नहीं होंगे। जैसे कुछ पोस्टों के में ऐसे एलिजिबिलिटी होती है ग्रेजुएशन, जैसे मान लो कि कुछ क्लर्क की ग्रेजुएशन होती है, फिर और जैसे हमारे स्टैटिकल असिस्टेंट हो गए, कुछ पोस्टें ऐसी हैं जैसे पंचायत ऑडिटर हो गया, ये जिनमें आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन होती है, तो उनके पहले अलग अलग एग्ज़ाम होते थे। तो अब अलग अलग एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका सिर्फ ग्रेजुएशन, जिस पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी है उनका एक ही एग्ज़ाम होगा। जिनके लिए +2 है उनका एक एग्ज़ाम होगा। जैसे आपका JOIT हो गया, या फिर आपके लैब अटेंडेंट हो गए, या फिर आपके जो होते हैं आपके स्टोर कीपर हो गया। तो जिनमें आपकी +2 एलिजिबिलिटी है उनका एक ही एग्ज़ाम होगा। आगे सिफारिश की है कि आपका जो एग्ज़ाम है कंप्यूटर बेस्ड होगा और ये थर्ड पार्टी द्वारा कराया जाएगा, यानी कि जो भी आपकी एग्ज़ाम करवाती है, जैसे TCS हो गया, IBPS हो गया, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्ज़ाम करवाती हैं, तो वो आपका एग्ज़ाम करवाएंगी। अभ्यर्थी को आदत डालने के लिए प्रैक्टिस टेस्ट की सिफारिश भी की गई है। यानी कि आपको प्रैक्टिस का मौका भी दिया जाएगा। जिसको ऑनलाइन टेस्ट जिसने नहीं दिया है ये, तो उसके लिए आपको वेबसाइट के ऊपर एक ऑनलाइन पोर्टल दिया जाएगा, जिस पे आप ऑनलाइन टेस्ट कैसे देते हैं उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये टेस्ट उन्हीं अभ्यर्थियों का होगा जो खुद को राज्य चयन आयोग में रजिस्टर कराएंगे। जहां आवेदक ज़्यादा होंगे वहां मल्टीपल शिफ्ट और मल्टीपल डेट में परीक्षा कराई जाएगी। रिजल्ट को घोषणा डिजिटल होगी और नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर को अपनाया जाएगा। जी हाँ, ये सबसे बड़ा पॉइंट नंबर 4 पॉइंट की, जहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा हैं। जैसे अभी HRTC का एग्ज़ाम है, ऐसे 43,000 कैंडिडेट हैं, तो इतने सारे कैंडिडेट का एक ही दिन में एग्ज़ाम हो पाना, जैसे JOKIT का एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे 1-1 लाख तक कैंडिडेट होते हैं, तो एक दिन में परीक्षा कराना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है मल्टीपल शिफ्ट में होगा, जैसे A, B, C शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, और ये हो सकता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता तक ये कंटिन्यू चलता रहे। फिर जो होगा एक नॉर्मलाइजेशन फार्मूला अपनाया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता है या जिनको पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे, SSC या और भी जैसे बैंकिंग, IBPS, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का यूज़ किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन कई बार ऐसा होता है कि किसी शिफ्ट में टफ पेपर आ जाता है, किसी में पेपर जो है ईजी आ जाता है। तो ऑब्वियसली जिनको ईजी आएगा उनके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, और जिनका पेपर टफ होगा उनके मार्क्स कम आएंगे। लेकिन नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा फार्मूला है, इससे क्या होता है कि एक जितने भी उस दिन में पर्टिकुलर बच्चों ने पेपर दिए हैं,
उनका एक एवरेज स्कोर निकाला जाता है। ये एक फार्मूला है, ये आप इसको टेक्निकलिटी में जाने का नहीं है, लेकिन ये एक तरह से है कि इसको बैलेंस किया जाता है। यानी कि जो टफ पेपर होगा वो सभी के लिए टफ होता है, जो ईजी होगा वो सभी के लिए ईजी होता है। तो इसमें अगर किसी के टफ शिफ्ट वाले दिन कम मार्क्स आते हैं तो नॉर्मलाइजेशन से उसके मार्क्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। और अगर किसी के ईजी है तो उसमें कम भी हो जाते हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है ताकि किसी को इसमें नुकसान ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि कमेटी ने टेक्निकल कंपैटिबिलिटी बनाने तक सीडेक जैसी एजेंसियों को आउटसोर्स करने की सिफारिश की है, ठीक है। जैसे सीडेक हो गया, आपका टीसीएस हो गया या IBPS हो गया, इस तरह की जो कंपनीज है जो एग्ज़ाम करवाती हैं, तो इनसे एग्ज़ाम ऑनलाइन करवाया जाएगा क्योंकि इनके पास टेक्निकलिटी है। अब जिन पदों के लिए आवेदक कम है, कमेटी ने उनमें OMR सिस्टम लगाने का भी सुझाव दिया है। यानी कि जहाँ पे कम पद होते हैं तो वहाँ पे कम अभ्यर्थी होते हैं, 100, 200, 400, 500, 1000 हैं, तो वहाँ पे हम OMR शीट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक सुझाव दिया गया है। राज्य आयोग के अध्यक्ष के साथ कितने मेंबर होंगे, इस स्ट्रक्चर पर कमेटी की रिपोर्ट में कुछ नहीं कहा गया है। हिमाचल में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और CET को लागू करने की सिफारिश इसलिए की जा रही है ताकि भर्ती में मानव हस्तक्षेप को कम किया जा सके। तो सबसे पहले मोटे मोटे वही पॉइंट है 3 कि आपका एक CTET एग्ज़ाम होगा जिसकी वैलिडिटी 7 होगी, जैसे आपका टेट का एग्ज़ाम होता है। और अलग अलग पेपर्स नहीं होंगे अलग अलग पोस्ट के लिए। आपका एक पहले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, आप वो पास करोगे तो आप सेकंड स्टेज का पेपर दे पाओगे। जैसे जैसे JEE सिविल है, तो वैसे पहले क्या होता है कि जैसे PWD में JEE सिविल की पोस्ट निकली, PWD में इलेक्ट्रिकल में या IPH में निकलती है, या किसी और डिपार्टमेंट में, तो उनका हर का एक अलग अलग एग्ज़ाम होता था और कैंडिडेट्स को मल्टीपल एग्ज़ाम देने पड़ते थे, 1 एग्ज़ाम, 2 एग्ज़ाम, 3 एग्ज़ाम, 5 एग्ज़ाम, हर पोस्ट के लिए अलग। अब ऐसा नहीं होगा, अब एक ही एग्ज़ाम होगा और उसी एग्ज़ाम के बेस के स्कोर के ऊपर आपको प्रेफरेंस प्रोवाइड जाएगी, आप कौन सा डिपार्टमेंट लेना चाहते हैं, और उसी के बेस के ऊपर जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट, आपकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। तो ये साथ में आपको बता दिया कि मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, नॉर्मलाइजेशन का यूज़ होगा। बाकी अगर कमेटी ने रिपोर्ट बनाने से पहले जो है देखते हैं कितनी 612 भर्ती विज्ञापित, 44 वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट और 388 भर्ती नियमों की स्टडी की। इन 388 भर्ती नियमों में 242 को यूनिक माना गया है। कमेटी ने सिफारिश की है कि पेरेंट डिपार्टमेंट के भर्ती नियमों को ही अधिक जगह लागू किया जाए और इक्विलेशन के प्रोविज़न को हटा दी जाए। जहाँ के लिए शैक्षणिक योग्यता के अलावा अन्य स्किल चाहिए, उन भर्तियों को मर्ज किया जाए। इसके जहाँ पहले साल में 100 भर्ती परीक्षाएँ होती थी, वहाँ 20 रह जाएंगी। शैक्षणिक योग्यता को 10वीं से हटाकर +2 कर दिया है। यानी कि मिनिमम अगर आप CET देना चाहते हैं तो आप मिनिमम एजुकेशन आपकी 12th होनी चाहिए, आपकी 12th पास होनी चाहिए। और जो आपके R&P रूल है उनमें भी चेंज किया जाएगा क्योंकि मैक्सिमम पोस्टों के R&P रूल सेम ही होते हैं, कोई ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं है। तो जिससे जो है आपका भर्ती प्रोसेस को फास्ट की जाए। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, हम अब ड्रॉबैक्स के ऊपर भी डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहला इसका ड्रॉबैक ये है कि जो CET एग्ज़ाम है, जो आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये साल में सिर्फ एक बार होगा और इसकी वैलिडिटी 3 साल है। वैलिडिटी का तो चलो ठीक है कि अगर आप एक बार एग्ज़ाम देते हैं तो आप 3 साल तक उसकी वैलिडिटी होगी। 3 साल में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं निकलती है वो अलग मैटर है, लेकिन 3 साल आप उसको एलिजिबिलिटी माना गया है क्योंकि 3 साल बाद हो सकता है पैटर्न चेंज हो जाता है, कंपटीशन लेवल अलग हो जाता है, 3 साल बाद उसको आप दोबारा दे सकते हैं। लेकिन CET का एग्ज़ाम जो है ये साल में कम से कम 2 बार सरकार को रखना चाहिए, 2 बार या 3 बार। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई कैंडिडेट किसी कारणवश वो CET एग्ज़ाम नहीं दे पाए या तैयारी नहीं कर पाए, कोई भी रीज़न हो सकता है, मे बी वो एग्ज़ाम सेंटर तक नहीं पहुंच पाया, मे बी उसका फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, मे बी वो बीमार पड़ गया एग्ज़ाम के टाइम, या उसको कोई और इम्पोर्टेंट वर्क पड़ गया, या सेम डे उसका कोई और एग्ज़ाम है, स्टेट कैडर का या किसी और एग्ज़ाम भी हो सकता है, कोई स्टूडेंट है या किसी घर के किसी प्रॉब्लम में फंस गया, तो ये एक सरकार को इसमें प्रोविज़न करना चाहिए कि CET का एग्ज़ाम है कम से कम साल में 2 बार होना चाहिए। और वैलिडिटी 3 साल तक ठीक है, 3 साल कोई काफ़ी लंबा पीरियड होता है, 3 साल तक आप इस CET एग्ज़ाम के दे सकते हैं। 3 साल बाद आप दोबारा दे करके आप हर साल ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसका कोई नहीं है, बट साल में ये 2 बार होना चाहिए ताकि कैंडिडेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले ये एग्ज़ाम क्लियर करने के, ताकि वो नेक्स्ट फेज़ में कर पाए। क्योंकि अगर आप CET का एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाओगे तो आगे जो पर्टिकुलर पोस्ट का एग्ज़ाम होगा वो आप नहीं दे पाओगे। इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको भी ऑनलाइन माध्यम से या जिस तरह भी अपनी बात CM साहब तक पहुंचानी चाहिए कि CET के एग्ज़ाम को जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये साल में 2 बार करवाया जाए ताकि कैंडिडेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिल सके। अगर एक बार किसी का क्लियर नहीं हो पाता है तो दूसरी बार देखिए उसको वो क्लियर कर सकता है। इसको CET करने का बेसिकली एक ही मोटिव रीज़न नहीं है क्योंकि आपका जो है ऑनलाइन पेपर करवाया जाएगा, तो कम रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं तो वहाँ पर फिर रिसोर्सेज ज़्यादा लगते हैं, खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो
ये एक इसमें हो सकता है। बाकी अगर और इसमें कोई देखे तो जैसे आपके टेक्निकल एग्ज़ाम है तो वहाँ पर टेक्निकल एग्ज़ाम में 2 एग्ज़ाम लेने की ज़रूरत नहीं, एक ही एग्ज़ाम होना चाहिए। जैसे अगर आपने सीईटी एग्ज़ाम ले लिया है, जैसे जेईई का है एग्ज़ाम है मान लो, या कोई भी टेक्निकल पोस्ट है, तो उसमें फिर दूसरे फेज़ में जो है आपको उसमें जीके जीएस वाला सेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको टेक्निकल बंदे चाहिए तो उसमें टेक्निकल ही पूछा जाना चाहिए। ये अभी आरएंडपी रूल से क्लियर होगा कि पेपर पैटर्न कैसा होता है, किस तरह का है, लेकिन अभी मोटा मोटा यही है कि आपका सीईटी एग्ज़ाम होगा और 3 साल इसकी वैलिडिटी होगी। ठीक है, अलग अलग पेपर्स नहीं देने पड़ेंगे आपको, कम पेपर्स में आपका काम हो जाएगा। तो अब इसको फंक्शनल होने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है। आरएनपी रूल चेंज होंगे, विधानसभा में बिल आएगा इसके रिगार्डिंग, तो इसमें अभी भी आपके 3-4 महीने और लग सकते हैं। तो आप मान के चलो कि मार्च अप्रैल तक का टाइम लग जाएगा, तब तक और एडवर्टाइजमेंट आने की संभावना नहीं है। पटवारी का एग्ज़ाम हो सकता है कि आ जाए, क्योंकि वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट करवाता है, ये यूनिवर्सिटी एचपी यूनिवर्सिटी करवाती है, तो वो हो सकता है। साथ में हो सकता है कि जेबीटी का भी एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि जेबीटी भी आपका एचपी बोर्ड ही करवाता है। साथ में कंडक्टर का एग्ज़ाम तो है ही है कल, उसके रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट देता हूँ कि 10 दिसंबर को कंडक्टर का एग्ज़ाम है, और उसमें जो है टोटल जो है 43,068 कैंडिडेट्स को जो है एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं, और टोटल वैकेंसी 360 है, यानी कि एक पोस्ट के लिए 120 कैंडिडेट हैं। तो आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बेरोज़गारी कितनी हाई लेवल पे है कि एक पोस्ट के ऊपर 120 कैंडिडेट जो है फ़ाइट कर रहे हैं। तो आई होप इसमें जल्दी ही नए राज्य चयन आयोग बनेगा, जल्दी से नई एडवर्टाइजमेंट आएगी, पुराने जो भर्ती रिजल्ट फंसे हुए हैं जल्दी से वो आएंगे, क्योंकि लगभग 5-6 हज़ार के आसपास पोस्टें होंगी अलग अलग डिफरेंट पोस्ट कोड में जो फंसी हुई हैं विजिलेंस में। अगर वो भी क्लियर हो जाती है तो काफ़ी बच्चों को इसमें रोज़गार मिलेगा, और आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उनमें भी नेक्स्ट कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा। नहीं तो एक ही कैंडिडेट अलग अलग एग्ज़ाम देता है, फिर वो वेटिंग लिस्ट में चला जाता है। हो सकता है ज्वाइन तो वो एक ही में करेगा, लेकिन बाद में वेटिंग लिस्ट बढ़ती जाती है, तो इसमें वेस्टेज ऑफ टाइम होती है, एक एस्पिरेंट्स की भी, एक स्टूडेंट की भी, और सरकार के रिसोर्सेज की भी। तो ये आपके लिए अपडेट था। ऐसी और अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।